फ्रंट एंड की सैलरी, बैक एंड की सैलरी और फुल स्टैक की सैलरी क्या वेरी कर सकती है, या व्हाट इज द रेंज? सो देखो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो तो बहुत बड़ा एक रेंज है। जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा अमाउंट बता देता हूँ कि Could you tell us some upcoming trends that are going to come into the market? सबसे पहली चीज जो मार्केट में आएगी या धीरे धीरे आने आ रही है दैट इज, अगर आपको एक रोड मैप देना हो स्टार्ट टू फिनिश कि दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, व्हाट वुड दैट बी? Okay. डू यू थिंक बैक एंड इज मोर डिफिकल्ट देन द फ्रंट एंड? इस चीज पे ना बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है हर किसी के। सो सर, आपको क्या लगता है कि पहले फ्रंट एंड सीखना चाहिए या पहले बैक एंड सीखना चाहिए? इसमें मुझे लगने से ज़्यादा एक है कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड अप्रोच। So having presence of those hackathons on your portfolio, does that make an impact? हैकेथॉन भी वही काम करती है जो मैं अभी जस्ट आपको कह रहा था। आप हैकेथॉन में जाते हो, वो आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देता है। एक पर्सन को नॉन टेक से जब टेक में जाना होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि उसको लगता है कि ये हार्ड है। AI is evolving like anything. So in the future, is it gonna like take up my job? तो मेरा आंसर रहेगा पद्धति यस। Oh. Hello guys, welcome to our podcast at WS Cube Tech. Today we have Mr. Bhagirath with us, with whom we're going to be talking about full stack web development. He's a senior full stack web developer and a mentor at WS Cube Tech. He holds knowledge of different tech stacks and has mentored over 3,000 plus students and careers. So it's a pleasure to have him with us here. Welcome, sir. थैंक यू पद्धति, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। Sounds great. आपने आज तक 3,000 से ज़्यादा बच्चों का करियर ट्रांसफॉर्म किया है. I mean, that's a really appreciable thing. And as you are so much experienced into this industry, we want to know anything and everything about it. I'm ready for that. That's great. So सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे. वेब डेवलपमेंट क्या होता है? सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है डेवलपिंग एवरीथिंग दैट रन्स ऑन इंटरनेट। सो जब हम सुबह उठते हैं उससे लेकर रात को सोने तक हम पूरे दिन इंटरनेट यूज़ करते हैं। Yeah. और हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स से सुबह मैंने उठते ही अपनी टू डू लिस्ट खोल ली, जो कि मेरे फ़ोन और लैपटॉप में सिंक है। वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट पे किसी ने उसको बिल्ड किया है और उसका एक वेब वाला पार्ट किसी ने बनाया है। अगेन मैंने कोई कैब बुक की, उसके लिए भी अगेन इंटरनेट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक वेब डेवलपर रिस्पॉन्सिबल है। यह वेब डेवलपर का हाथ है वहाँ कहीं ना कहीं। इंस्टाग्राम मैंने स्क्रॉल किया या कुछ भी किया, एवरीथिंग दैट वर्क्स ऑन इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट इज सिंपली डेवलपिंग समथिंग दैट रन्स ऑन इंटरनेट। राइट। जब भी हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं, एक ऑडियंस के दिमाग में बस दो ही चीज आती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सो व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो देखो, इसको समझने से पहले आपने जो एक टर्म बोला फुल स्टैक, उसको समझना पड़ेगा। ओके. फुल स्टैक का मतलब कि समवन हु इज एबल टू बिल्ड द फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ओके. अब फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस फुल स्टैक के ये तीनों एक एक पार्ट होगा। अब हम फ्रंट एंड को समझ सकते हैं। फ्रंट एंड एज इन कि वो वाला पार्ट, वेब का वो वाला एंड जो यूजर को दिखता है या जहां यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी ये जो वीडियो है, लेट्स से ये वीडियो यूट्यूब पे जब लाइव होगा तब वहीं पे कुछ लाइक का ऑप्शन दिखेगा, कमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपके पास में हो सकता है और वीडियोस के सजेशंस दिख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड, मतलब ये यूजर को दिखता है जहां वो इंटरेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली ये फ्रंट एंड है। राइट. एंड बैक एंड मतलब कि जब यूजर ये सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो पीछे जो एक्टिविटीज हो रही है वो बैक एंड है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूजर लाइक कर देगा कोई, या किसी यूजर, एज इन मैं यूजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेब के दो यूजर्स होते हैं, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो कोई वीडियो को लाइक करता है, कोई कमेंट ड्रॉप करता है, या सब्सक्राइब करता है, या लेट से कुछ भी कर रहा है, या ये इस वीडियो पे जब उसने क्लिक किया तो ये सारे जो डेटा है वो बैक एंड यानी किसी और एंड पे सेव हो रहा है, उसी फ्रंट एंड पे सेव नहीं हो रहा। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है कि आप अपने मोबाइल से किसी वीडियो के नीचे कमेंट करो और मैं अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो देख रहा हूँ तो आपका कमेंट मुझे भी दिख रहा होगा। दैट मीन्स कि आपके फोन पे तो नहीं सेव हुआ कुछ भी। अगर आपके फोन पे होता तो आप ही के फोन में दिखना चाहिए था। लेट्स से आपके कॉन्टेक्ट्स मुझे नहीं दिखते बिकॉज वो आपके एंड पे ही सेव है। तो फ्रंट एंड मतलब जहां सब कुछ यूजर को दिख रहा है, बैक एंड मतलब जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, जहां पर डेटा एक्चुअली सेव हो रहा है जाके। तो ये बैक एंड है और फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, बैक एंड मतलब लॉजिकल इंटरफेस, जहां सारी चीजें एक्चुअली काम कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आई वुड से. सो सर, आपको क्या लगता है कि पहले फ्रंट एंड सीखना चाहिए या पहले बैक एंड सीखना चाहिए? एक्चुअली देखो,
इसमें मुझे लगने से ज़्यादा एक है कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड अप्रोच, राइट। क्योंकि मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से बिकॉज आई लव बैक एंड मोर, तो मुझे ऐसा लगे कि मैं बैक एंड से ही शुरुआत करूं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. वी नीड टू गो फॉर फ्रंट एंड फर्स्ट, बिकॉज ये मैं अपनी हर बैचेस में हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि एवरी बैक एंड डेवलपर मस्ट नो फ्रंट एंड. तो आप स्टार्ट तो फ्रंट एंड से ही करेंगे, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रंट एंड. All right, sir. So that was really interesting. As we were talking about front end, आपने बताया कि पहले उसी को पढ़ना चाहिए. How does one start learning front end? What is the pathway? So Padati, to start with anything, you need to first learn the basics only. Right. And front end या वेब डेवलपमेंट के जो बेसिक्स हैं वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ये इसी ऑर्डर में पढ़े जाएंगे जिस ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ. मतलब फर्स्ट यू नीड टू लर्न HTML. HTML आपको ये समझाता है कि आपका जो यूजर इंटरफेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा या स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. देन CSS आप पढ़ोगे जो आपको ये बताएगा कि अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको ब्यूटीफाई कैसे किया जाए, किस तरीके से वो यूजर के सामने प्रेजेंट किया जाए. एंड देन यू विल गो टू जावास्क्रिप्ट, जहां पर जावास्क्रिप्ट आपके इस स्ट्रक्चर और इस डिजाइन को इंटरैक्टिव बनाएगा, जहां आप कुछ क्लिक कर सकते हैं, कुछ आप टाइप कर रहे होंगे. लेट से आपने काफी बार देखा होगा कि अगर आपको कहीं ईमेल एड्रेस टाइप करने के लिए बोला है और आप वहां 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो एक एरर आ जाती है कि यू नीड टू एंटर ईमेल ओनली. सो वो जावास्क्रिप्ट का काम है. तो फ्रंट एंड पढ़ने का सबसे पहला पाथ जो है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को पढ़ना. राइट. सो सर ये तो थे बेसिक्स फ्रंट एंड के. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या इसके बाद हमें एडवांस स्किल्स सीखना चाहिए? अभी नहीं सीखना चाहिए एडवांस स्किल्स, क्योंकि अभी आपने बेसिक्स पढ़ ली हैं, बट बेसिक्स को आपने मतलब सिर्फ अभी गो थ्रू किया है या कुछ कुछ चीजें सीखी है. जब तक वो आपको एकदम माइंड में ना बैठ जाए तब तक आप आगे नहीं जा सकते. और माइंड में बिठाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है यू नीड टू डू प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स करना, पोर्टफोलियो को बिल्ड करना. क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं. यू नीड टू बिल्ड क्लोन्स. ठीक है. क्लोन्स एज इन कि आपने फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाया, आपने अमेजोन का क्लोन बना लिया, आपने रेडबस का क्लोन बना लिया, या किसी भी वेबसाइट का आपने क्लोन बनाया, सो दैट आप उस पूरी वेबसाइट पे जो हो रहा है वो एज इट इज अपने एक वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे ला पाए. राइट. और फिर आपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से और उसमें इंटरैक्शंस लगाए, डॉम मैनिपुलेशंस लगाया. इस तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया अराउंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. So this brings us to a point कि portfolio is very important to have. True. But then अभी भी we are still on the step कि advanced skills कब सीखना चाहिए? अभी भी हमने वो सीखी नहीं है. तो देखो क्योंकि अभी आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है तो इसका मतलब आपके बेसिक स्ट्रांग है. ठीक है. ऑल्दो एडवांस कुछ होता नहीं है, क्योंकि एडवांस की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती रहती है. विथ टाइम हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा और वो एडवांस बन जाएगा. जो आपने सीखा है वो अब एडवांस नहीं रहेगा. ठीक है. बट लेट से अभी हम एडवांस पे जाने की बात कर रहे हैं तो अब आप सीखोगे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज को. सो बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आपने सारा काम खुद से किया, कोर टेक्नोलॉजी. अब आप सीख रहे हो HTML, CSS के फ्रेमवर्क को या लाइब्रेरी को, लेट से बूटस्ट्रैप या Tailwind CSS को. एंड अलॉन्ग विद दिस आप रिएक्ट को भी सीखोगे, बिकॉज आपको जो जावास्क्रिप्ट आपने इम्प्लीमेंट की है वो थोड़ी सी आपको एडवांस लेवल पे या थोड़ी सी स्मूथ या बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करनी है. तो आप HTML, CSS के बाद में बूटस्ट्रैप, Tailwind CSS एंड React.js सीखोगे. ठीक है. सो सर जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ फ्रेमवर्क होती है, कुछ लाइब्रेरीज होती है जो आपको लर्न करना पड़ता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो देखो, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को बेसिकली ऐसे समझो कि नूडल्स का एक पैकेट है. ओके. तो नूडल्स का पैकेट जनरली आप भी लेके आते होगे. क्यों लेके आते हो, क्या पर्पस होता है कि आप नूडल्स का पैकेट ला के नूडल्स बना रहे हो? आप खाने के लिए, मतलब खाना इज द अल्टीमेट थिंग, वो तो हमें करना ही है उससे. बट नूडल्स का पैकेट क्यों ला रहे हो? खुद से पूरा प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते हैं हम लोग? मेक थिंग्स मोर कन्वीनियंट. या एंड टाइम हमारा बच रहा है, कन्वीनियंस है हमारे लिए. एंड वो जो टेस्ट जो हमें लेट से किसी भी XYZ ब्रांड ने दिया है वो टेस्ट शायद हम खुद ना ला पाए. तो इसी तरीके से जब वेब डेवलपमेंट हम पढ़ रहे होते हैं तब भी सेम चीज है. हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से कोर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कुछ चीजें बना रहे हैं, बट अब उनको बड़े स्केल पे बनाना है, स्पीड अप करना है, या उस लेवल की एक्सपर्टीज लानी है जो एक 10 years एक्सपीरियंस डेवलपर लाता है, 5 years एक्सपीरियंस डेवलपर लाता है. वो एज अ फ्रेशर मैं नहीं ला सकता इंस्टेंटली. इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक नूडल्स का पैकेट लाऊंगा और यानी एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करूंगा और उससे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो किसी 10 years एक्सपीरियंस डेवलपर ने बनाई है. वो मेरा काम इजी करती है, वो कन्वीनियंस है एंड मेरा टाइम बचा रही है.
ओके, सो अभी हमने करी सारी टेक्निकल स्किल्स की बात. इज देयर एनी अदर स्किल जो इनके अलावा एक बच्चे को आनी चाहिए? सी टेक्निकल स्किल्स आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट, क्योंकि आप करियर बनाने की बात कर रहे हो. तो ऑब्वियसली आपको टेक्निकल स्किल्स के अलावा सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर अगर हम बात करें तो डिज़ाइन सेंस भी आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए. राइट. डिज़ाइन सेंस एज इन कि क्योंकि आप वो इस एंड बना रहे हो जो यूज़र को दिखेगा, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा कैसे बनना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए. देखो, दिस इज़ नॉट द मैंडेटरी थिंग कि हर पर्सन को डिज़ाइन सेंस बहुत अच्छा हो. जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा डिज़ाइन सेंस अच्छा नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लविंग बैकएंड, क्योंकि वहाँ कोई डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ता था. बट विथ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका डिज़ाइन सेंस अच्छा होता जाएगा. तो डिज़ाइन सेंस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि यू नीड टू लर्न सम सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. प्रॉब्लम को समझना एंड सॉल्व करना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. क्रिटिकल थिंकिंग. हाँ, कि कोई आपको प्रॉब्लम समझा रहा है और वो समझ ही नहीं आई आपको, राइट. एंड आप उस चीज को डेवलप करने वाले हो, तो फिर कैसे डेवलप होगा. तो ये भी आपको विद टाइम साथ साथ में ग्रो करना है. राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए. Right. So I think we've talked enough about front end ki technical skills, soft skills, what should be the process to go about it, and how can you learn. Let's talk about back end. Okay. What is back end development? So back end, because I love it. Yeah, तो it's your favorite. back end development का मतलब है वो चीज बनाना जो किसी को दिख नहीं रही बट सब कुछ हो वहीं से रहा है. Right. एक एग्जांपल के साथ में हम इस चीज को समझते हैं. लेट से आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है. हाँ जी. तो आप क्या करोगे, आधार कार्ड की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां जाओगे, अपने आधार नंबर एंटर करोगे एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे. Yeah. अब आपके फोन पे एक ओटीपी आ गया इंस्टेंटली. यू डोंट नो कि वो कैसे आया, क्योंकि आपने तो बस एक वेबसाइट पे अपने आधार नंबर एंटर किए थे. Right. बट जो पीछे सारी कहानी थी कि आपके आधार नंबर पहले एक सर्वर पे गए, उस सर्वर से चेक हुआ कि इज इट अ वैलिड आधार नंबर और नॉट. अगर वैलिड है तो क्या इस आधार नंबर के साथ कोई मोबाइल नंबर लिंक्ड है. Yeah. अगर है तो उसके ऊपर उस पर एक ओटीपी भेज दो और उस ओटीपी को कुछ देर के लिए कहीं सेव करके रखो. अब व्हाट विल यू डू, वो ओटीपी आप लोगे और उस वेब पेज पे वापस इंसर्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दोगे. Yes. नाउ अगेन द बैकएंड कम्स इन द पिक्चर. वो ओटीपी जाएगा सर्वर पे और चेक होगा कि क्या इसी आधार नंबर के लिए यही ओटीपी भेजा गया था, एंड इफ यस तो क्या ये ओटीपी एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि 10 मिनट्स की वैलिडिटी के साथ भेजा था. अब वो ओटीपी अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको एक एरर आ जाएगी अगेन कि नहीं ये तो ओटीपी गलत है या आप नहीं कंटिन्यू कर सकते. बट इफ दैट ओटीपी इज करेक्ट एंड सब कुछ सही है, आपके आधार नंबर ओटीपी वगैरह सब कुछ, तो आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. अब एज द फ्रंट एंड यूजर आपने आज तक सिर्फ यही देखा कि आपने आधार नंबर डाले, ओटीपी डाली और डाउनलोड हो गया, बट पीछे जो सारी कहानी थी वो बैकएंड है. Right. वो किसी को दिखती नहीं है बट मेन चीजें वहीं प्रोसेस हो रही होती है. सो दिस इज बेसिकली बैकएंड. That's where the major minds work. या Nice. All right. So क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा technicalities है, do you think back end is more difficult than the front end? इस चीज पे ना बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है हर किसी के, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगता था कि फ्रंट एंड टफ है, बैक एंड टफ नहीं है. बट कुछ लोगों को आज जब स्टार्ट करते हुए जब वो फ्रंट एंड से बैक एंड पे जाए तो हो सकता है उनको लगे कि बैक एंड टफ है, फ्रंट एंड नहीं है. सो इट डिपेंड्स कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक पार्ट टफ लगेगा और दूसरा इजी लगेगा. बट ऑल्दो विथ टाइम दोनों में से कोई टफ नहीं है, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस कर ली होती है. दोनों में सेम लेवल की टेक्निकलिटीज है, दोनों में सेम लेवल की सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है. या दोनों में सेम चीज़ें रिक्वायर्ड है. हाँ, थोड़ा सा हम अगर बात करें बैकएंड पे, तो क्योंकि बैकएंड पे आपको कोई भी वहाँ इंस्टेंट आउटपुट नहीं दिखता. राइट. बैकएंड में सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है. लेट से आप जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन आपके माइंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा, बस मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं और आपकी वॉइस सुनाई दे रही है. तो बैकएंड में तब चीजें टफ आपको लगेगी जब आप बिहाइंड द सीन नहीं सोच पा रहे हो, इमेजिनेशन उतना अच्छा नहीं है. ओके, बट जैसे आपने बोला कि दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लेवल पर ही लाई करते हैं, बट देन देयर इज आल्सो दिस थिंग कि बैक एंड डेवलपर को फ्रंट एंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट. या तो इट्स लाइक फ्रंट एंड के पास एक नॉलेज है बट देन बैक एंड के पास दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. व्हाई इज दैट? तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि अभी जो मैंने ओटीपी वाला एग्जांपल लिया था आपके लिए, लेट से ये ओटीपी जनरेशन का जो एग्जांपल है वो एक बैकएंड डेवलपर को सामने कैसे चीजें प्रोसेस हो रही है वो समझ ही नहीं आया, या उसने कभी समझा ही नहीं इस चीज को कि यूजर के एंड पे वो चीजें कैसे प्रोसेस होगी. तो वो उतना अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाएगा और फिर वो उतना अच्छे से बैकएंड डेवलप नहीं कर पाएगा. इसलिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी बैकएंड डेवलपर मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड.
जिससे वो समझ पाए कि आगे होने क्या वाली है, मतलब चीजें क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने आपको बोला कि यू नीड टू प्रिपेयर सम डिश, और वो एक XYZ पर्सन के पास जाने वाली है। अब अगर आप उस XYZ पर्सन को पहले से थोड़ा बहुत जानते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये इस तरीके की कमियां निकाल सकता है, तो आई नीड टू वर्क लाइक दैट ओनली, कि ये प्रॉब्लम्स ना ही आए। जब एक बैकएंड डेवलपर भी ये जानता है कि उसका जो बैकएंड है वो कंज्यूम कैसे होने वाला है, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से सोच पाता है, फोरसी कर पाता है चीजों को। राइट। बाकी इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फ्रंट एंड आए, लेकिन अगर आता है तो सोने पे सुहागा है, दैट इज गुड। तो सर अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताया था अबाउट आधार कार्ड। आई हैव दिस पर्सनल क्वेश्चन कि वो जो OTPs आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आई मीन वेयर इज इट गेटिंग सेव्ड? कैन यू लाइक एक्सप्लेन मोर अबाउट इट? सो देखो, आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला तो आपने पूछा कि OTP कहाँ से आते हैं। हाँ। तो OTP आना इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब वो OTP जो है वो सर्वर से जनरेट होके हमारे पास में आते हैं SMS गेटवे के थ्रू। ठीक है। यानी लेट्स से मैं जियो का सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो जियो के थ्रू मेरे पास आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो सेव कैसे होता है, वो होते हैं डेटाबेस के ऊपर। तो सर्वर पे ही, बैकएंड पर ही एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, जहां पर डेटा को सेव किया जाता है। तो जो आधार नंबर जो सबसे पहले वेरीफाई हुए थे, वो भी डेटाबेस पे ही वेरीफाई हुए थे। यानी इसको समझो एक एक्सेल सीट के जैसे, जैसे आप और मैं कोई छोटा मोटा डेटा एक्सेल पे सेव करके रखते हैं। लेट्स से जितने भी हमारे आज तक के लर्नर्स हैं, उन सब का डेटा हमने एक एक्सेल पे सेव कर लिया, बट उसको लार्ज स्केल पे एक्सेल पे नहीं मैनेज किया जा सकता। तो लेट्स से मान लो कि WS क्यूबटेक ने अब तक 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो ये 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डेटा तो एक्सेल पे नहीं आ सकता, या किसी डायरी कॉपी में नहीं लिखा जा सकता। दैट्स वेयर वी नीड डेटाबेस। जैसे आपने मेंशन किया डेटाबेस, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सो डेटाबेस दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, डेटा एंड बेस। बेस मतलब जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है, या जहां जैसे लेट से आर्मी बेस की बात हो रही है, तो आर्मी बेस का मतलब है कि जहां पर आर्मी पर्सन्स बैठे हैं, या जहां उनके इक्विपमेंट्स हैं, जहां सब कुछ स्टोर्ड है, जहां डेटा को स्टोर किया गया है, वो डेटाबेस होता है। तो डेटा एंड बेस दो वर्ड्स हैं, जहां डेटा सेव्ड है वो डेटाबेस कहलाता है। राइट। आई थिंक वीव हैड एन इनफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है एंड एवरीथिंग। अगर आपको एक रोड मैप देना हो स्टार्ट टू फिनिश कि दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, व्हाट वुड दैट बी? ओके, सो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे फुल स्टैक को, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो फ्रंट एंड को आप अलग पढ़ोगे, बैक एंड डेटाबेस आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे एक पॉइंट के बाद में। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रंट एंड, जिसमें बेसिक्स यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड देन उसके प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। सेकंड पार्ट फ्रंट एंड के अंदर ही अगर हम बात करें, सो दैट वुड बी कि आप इसमें पढ़ोगे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स को, यानी आप पढ़ोगे React.js को, आप पढ़ोगे Tailwind CSS को, Bootstrap को, एंड सो मैनी लाइब्रेरीज जो आपको मार्केट में मिलेगी, बट बहुत सारी आपको पढ़ने की नीड नहीं है। जो मैंने 3 बताई है वही इनफ है टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर। फिर फ्यूचर में आप पढ़ते हुए चलोगे, जैसे मैं आज इस पॉडकास्ट से 2 घंटे पहले भी कुछ पढ़ रहा था, जो नए टेक्नोलॉजी अपडेट्स थे, रात को भी कुछ पढ़ूंगा, तो ये तो चलता रहेगा। बट फ्रंट एंड में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट, Tailwind CSS, Bootstrap एंड React.js इतना पढ़ के अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये आपका फ्रंट एंड रोड मैप हो गया। नाउ गोइंग टू द बैक एंड रोड मैप। तो बैक एंड रोड मैप में सबसे पहली चीज आती है टू लर्न अ लैंग्वेज। आप अपनी चॉइस से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप PHP सिलेक्ट कर सकते हो, आप जावा सिलेक्ट कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आप जो पाइथन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, आप रूबी सिलेक्ट कर सकते हो, रेल सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कोई भी एक लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर ली, लेट से हमने जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर ली। अब जावास्क्रिप्ट के बेस पे हम एक टेक स्टैक पढ़ेंगे पूरा, मतलब जो जावास्क्रिप्ट से ऑपरेट होता होगा। तो हम बैकएंड में अब Node.js को पढ़ेंगे, या Node.js को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया है। अगर आपने PHP सिलेक्ट किया होता तो आप आगे अलग पाथवे से कंटिन्यू करते। अगर आपने लेट से जावा सिलेक्ट किया होता तो आप अलग पाथवे से कंटिन्यू करते। लेट से अगर आपने रूबी सिलेक्ट किया होता तो अलग पाथवे होता। सो द थिंग इज कि आपने एक लैंग्वेज पढ़ी, अब उस लैंग्वेज का सर्वर साइड एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है, उस लैंग्वेज के बेस पे कोई फ्रेमवर्क अगर अवेलेबल है तो वो आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम नोड के बाद में एक्सप्रेस.js पढ़ेंगे,
यही अगर मैं PHP की बात कर रहा होता तो मैं लारावेल पढ़ने की सजेशन देता। तो मतलब एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया आपने, सर्वर साइड एग्जीक्यूशन देख लिया उसका, आपने उसके बेस पे एक फ्रेमवर्क पढ़ लिया, नाउ कम्स द डेटाबेस। ठीक है। अब डेटाबेस आप बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस हैं, उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से हम 3 डेटाबेस का एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि एसक्यूएल पढ़ना है, मतलब माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, या फिर हमने बात की मोंगोडीबी की। तो अब डेटाबेस में भी रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, अलग डेटाबेसेस होते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक डेटाबेस सिलेक्ट करते हो, रिलेशनल या नॉन रिलेशनल, एंड फिर आप उसके बेस पे डेटाबेस पढ़ते हो। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट के स्टैक के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हो, तो आप बैकएंड में नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी, इन 3 चीजों को पढ़ोगे। राइट। और फ्रंट एंड में आप ऑलरेडी रिएक्ट पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। एंड अगेन पोर्टफोलियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी प्रोजेक्ट्स बनाते रहना है आपको। So when you do all these 4 steps, you become like a full stack web developer. Nice. So, sir, the roadmap was really insightful, but then there are a lot of people who confuse full stack with MERN stack. So, can you like give a distinguish between that? पद्धति जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत बार आंसर किया है इस क्वेश्चन को। तो इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से अगर किसी को भी समझना है, तो ऐसे समझो कि पैंट क्या होती है। मतलब पैंट एक कैटेगरी होती है, पैंट कोई एग्जैक्ट एक्चुअल चीज नहीं होती पैंट कभी भी। पैंट की कैटेगरी में ट्राउजर्स, जीन्स एंड बहुत सारी चीजें, कार्गोज और सब कुछ आता है। तो पैंट इज ए कैटेगरी, पैंट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एक कैटेगरी है बस खाली। उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है कोई एक सब कैटेगरी। लेट से जैसे हम कार्गो की बात कर रहे हैं, या ट्राउजर की बात कर रहे हैं, या जीन्स की बात कर रहे हैं। सेम है फुल स्टैक एंड मर्न स्टैक। फुल स्टैक इज अ कैटेगरी। फुल स्टैक हर उस चीज को बोला जा सकता है जिससे आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस बना सको, हर चीज को। तो अब आप मर्न स्टैक से अगर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस बना रहे हो, तो मर्न स्टैक भी एक फुल स्टैक है। अगर आप लैम्प स्टैक से, यानी PHP के स्टैक से फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस बना रहे हो, तो वो भी एक फुल स्टैक है। जावा से बना पा रहे हो, वो भी एक फुल स्टैक है। पाइथन से बना पा रहे हो जैंगो को यूज करके, वो भी एक फुल स्टैक है। सो फुल स्टैक इज सिंपली अ कैटेगरी। फुल स्टैक और मर्न स्टैक का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे लेट से अगर मैं आपको बोलूं कि कार का एक एग्जांपल है, तो कार में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सेडान भी एक तरीके की कार होती है, SUV भी एक तरीके की कार होती है, कॉम्पैक्ट SUV भी एक तरीके की कार होती है, और हैचबैक भी एक तरीके की कार होती है। वैसे ही फुल स्टैक इज ए कैटेगरी। उसमें मर्न स्टैक, PHP, जावा, पाइथन, रूबी, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो फुल स्टैक एंड मर्न स्टैक का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, कोई डिफरेंस भी नहीं हो सकता उनमें। राइट। तो सर आपने काफ़ी सारे स्टैक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। कैन यू सजेस्ट कि हम किस तरह से स्टैक चूज कर सकते हैं? देखो, जनरली तो मतलब जो कंपनीज होती है वो स्टैक चूज करती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टैक्स अवेलेबल हैं। मतलब एज अ एस्पिरेंट आपके सामने बहुत सारे स्टैक्स आएंगे। तो आपको ये देखना है कि कंपनीज कौन से स्टैक चूज कर रही है, वो आप अपने करियर के लिए चूज करो। राइट। कंपनीज एज इन कि लेट से एक कंपनी है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपका ही एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जहां पर कोई भी, मतलब आउटर सिटी से लेट से कोई भी पर्सन आता है जयपुर, या कोई भी पर्सन आता है दिल्ली, कोई भी पर्सन आता है इंदौर, तो वो उस सिटी में सबसे पहले आके सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी है कि वो किस तरीके से अपना रेजिडेंस ढूंढे। राइट। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी को आप दोगे कि हमें यार इस तरीके का एक पूरा इंटरफेस बना के दो, ये सब कुछ बना के दो, तो कंपनी कौन सा स्टैक चूज करेगी, उसके बेसिस पे एस्पिरेंट अपना स्टैक चूज करता है। ओके। सो एग्जांपल के लिए कंपनी चूज करती है कि यार मुझे इसमें ये कैटेगरीज में या इस तरीके के फीचर्स, इस तरीके का मुझे स्केल चाहिए, तो मैं जाऊंगा मर्न स्टैक की तरफ। ठीक है। अब कितनी कंपनीज जनरली मर्न स्टैक चूज करी है, कितनी डिमांड है उस चीज की, उसके हिसाब से आप भी चूज करोगे। लेट से अगर ये मैं 100 कंपनीज को प्रोजेक्ट देता, एंड आउट ऑफ 100 60 कंपनीज बोलती कि वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस ऑन मर्न स्टैक, दैट मीन्स कि आपको मर्न स्टैक चूज करना चाहिए। राइट। अगर उनमें से 70% कंपनीज बोलती कि वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस ऑन PHP, दैट मीन्स कि PHP की डिमांड है। इफ दे आर गोइंग टू बिल्ड, इसका मतलब दे नीड वर्क फोर्स। राइट। तो अब उनको PHP की डिमांड है, एंड इफ यू आर स्किल्ड इन PHP, तो बस हो गया, आपका करियर वहीं पे बनने वाला है जिसकी डिमांड है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में कौन से टेक स्टैक को ज्यादातर चूज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर के लिए वो टेक स्टैक चूज कर सकते हो। तो इंडस्ट्री लेवल पे कोई ऐसा स्टैक है जो बहुत ज़्यादा बूमिंग है या फिर पीपल प्रेफर दैट? देखो, राइट नाउ इट इज मर्न स्टैक ओनली, ओके। बट
ये आपको थोड़ा सा सुन के वो लगेगा कि क्योंकि हम एक ऐसी डोमेन में है कि ये डोमेन चेंज होता रहता है, वेरी इवॉल्विंग। तो हाँ, इट इज़ वेरी इवॉल्विंग। तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं एक स्टैक चूज करूं और लाइफ मेरी मैं इसी में अपना कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता रहूंगा। राइट। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने लैम्प स्टैक पढ़ा था, मतलब PHP से मैंने स्टार्ट किया था। देन आई मूव टू लारावेल। फिर लारावेल के बाद में जब मर्न स्टैक बूम में आया तो फिर क्या था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो मर्न स्टैक भी चूज करूंगा, क्योंकि अब जहां डिमांड है वहां पर हमें भी जाना है। तो आप एक स्टैक से स्टार्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टिक टू अ स्टैक। राइट। आपको विद टाइम धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ेगा। राइट। एंड आज की डेट में, मतलब व्हेन इट इज 2025 लेट से, तो आज मर्न स्टैक बूम पे है। आज से 4 साल बाद में कुछ और होगा, राइट। बट आप तब प्रिपेयर्ड होगे ना, तब आप और कुछ पढ़ लोगे। Right. So, sir, do you think that a person who does not have a technical degree can get into full stack? Yes, absolutely, Padatik, because Okay. we have already transformed so many careers from non-tech to tech. तो we have a strong portfolio for the same. Right. तो एक पर्सन को नॉन टेक से जब टेक में जाना होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि उसको लगता है कि ये हार्ड है और कोई चैलेंज ही नहीं है। Right. उसको बस ये लग रहा है कि क्योंकि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को बहुत मुश्किल होगी, ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत टफ होगा। बट कई सारे बीटेक स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी थ्रू आउट द डिग्री उतनी अच्छे से कोडिंग नहीं पढ़ी होती है, वो भी तो जा रहे होते हैं एक टेक बैकग्राउंड के अंदर, इसलिए जा पा रहे होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसका कुछ तो पार्ट मैंने पढ़ा ही है, मैं कर लूंगा। बट नॉन टेक पर्सन को वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। तो एब्सोल्युटली नॉन टेक पर्सन टेक में जा सकता है। द ओनली थिंग इज कि वो थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाए एज कंपेयर टू द अदर वन जिसके पास टेक डिग्री है, या टेक में भी हम बोल रहे हैं कि जिसके पास बीटेक या BCA या बीटेक कंप्यूटर साइंस है, बिकॉज वो पर्सन भी एक तरीके से नॉन टेक ही है जिसने कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। Right. अब उसके लिए तो वेब डेवलपमेंट में जो कोडिंग है वो उसकी तो रेलेवेंट कभी थी ही नहीं। हाँ, मान लेते हैं कि उसने फर्स्ट ईयर में कुछ कोडिंग पढ़ ली होगी, बट बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम तो उसने नहीं पढ़ी। Right. तो वो भी एक तरीके से नॉन टेक ही हुआ फिर, क्योंकि बेसिक्स ही तो पढ़े हैं उसने बस खाली। तो आप कोई भी पर्सन ट्रांजिशन कर सकता है, बस उसको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि if there is a will, there is a way. Yeah. So any person who does not come from a technical background can also pursue full stack. Yes. Right. So now comes a very interesting question. Everybody wants to know about this कि front end की salary, back end की salary और full stack की salary क्या vary कर सकती है, या what is the range? सो देखो, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो तो बहुत बड़ा एक रेंज है। Yeah. जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा अमाउंट बता देता हूँ कि एज अ फ्रेशर हम सैलरी रेंज की बात करते हैं अगर, तो सैलरी रेंज जो है वो इट वेरीज फ्रॉम 3 to 10 LPA। ठीक है। 3 to 10 LPA में फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी अलग होगी। Okay. जो बैक एंड डेवलपर है उसको कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा सैलरी मिलती है, बिकॉज बैक एंड बहुत सारे लोगों को टफ लगता है। Right. एंड सिंपल सी कहानी है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो बिकॉज बैक एंड डेवलपर्स उतने है ही नहीं, तो बैक एंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सैलरी ज़्यादा है। Right. फ्रंट एंड डेवलपर को कंपैरेटिवली लो सैलरी मिलती है, हर केस में नहीं है, हो सकता है कहीं पे सेम भी मिल जाए, ज़्यादा भी मिल जाए। और एक फुल स्टैक को फॉर श्योर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बिकॉज वो ऑल इन वन पर्सन है। तो इस तरीके से 3 to 10 के बीच में सैलरी रेंज करती है। Okay, for all the three segments. Okay. As a fresher. Yeah, as a fresher only. Okay. तो सर आपने काफी बड़ी रेंज यहाँ पे मेंशन करी है, 3 to 10. Yeah. अगर ये सैलरी हम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें तो उनका भी ये रेंज इतना ही बड़ा होगा? सी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, फुल स्टैक के लिए और बैक एंड के लिए, सबके लिए रेंज बड़ी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पर काम करते हैं। Right. और उन पैरामीटर्स में से सबसे पहला पैरामीटर होता है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पोर्टफोलियो या इवेंचुअली जो आपके प्रोजेक्ट से आती है। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने फ्रंट एंड सीखा है, सेम उसके पास में उसका एक फ्रेंड है जिसने अगेन फ्रंट एंड सीखा है, दोनों ने फ्रंट एंड सीखा है, लेकिन जिसने जो पर्सन ए है उसने प्रोजेक्ट्स कम बनाए, पर्सन बी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। Yeah. सेम गोज फॉर बैक एंड, सेम गोज फॉर फुल स्टैक। तो अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए तो इसका मतलब नॉलेज भी गेन की होगी, Right. इसका मतलब अलग अलग टाइप के कंसेप्ट इंप्लीमेंट किए होंगे। वहां पर सैलरी की हायर रेंज में वो पर्सन बी चला जाता है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। Okay. तो let's say if a person wants to get that upper range, Yeah. तो उसे किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहिए? इट इज वेरी सिंपल। आप क्योंकि आज के टाइम में वी आर लिविंग इन द AI वर्ल्ड, Yeah. आज जाओ चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी से पूछो कि वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे जो आज के टाइम में मार्केट में कहीं ना कहीं है।
जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी पर्सन एक न्यू सिटी में लैंड करता है, लेट्स से कोई स्टूडेंट, तो रेजिडेंस एंड फूड इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो उसके लिए होती है कि यार मैं खाना कैसे ढूंढूं या मैं रहने के लिए जगह कैसे ढूंढूं। वो अगर कोई टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जा सकता है तो वो एक प्रोजेक्ट है एक तरीके का। अब आप इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ढूंढो और उनको सॉल्व करो, तो वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हुई और आपने उनको सॉल्व करने के लिए टेक्निकल स्किल्स थी, उनको इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट्स हाउ यू गेट टू नो कि अच्छा टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है, और फिर आप हायर रेंज वाली सैलरी की तरफ जा रहे होते हो। ओके, गॉट इट। सो सर, आपको क्या लगता है कि जो हैकाथॉन्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ हैकाथॉन्स दैट आर Yeah, हैपनिंग दीस डेज, so having presence of those hackathons on your portfolio, does that make an impact? या इट एब्सोल्युटली डज, बिकॉज हैकेथॉन भी वही काम करती है जो मैं अभी जस्ट आपको कह रहा था। आप हैकेथॉन में जाते हो, वो आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देते हैं और अब बोलते हैं कि आप सॉल्व करो, और राइट, अब आप 2-3 जने 4 जने लोग जो मिलके, आपकी टीम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। तो अगेन वही चीज आ गई कि आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस किया है अपनी टेक्निकल स्किल्स की हेल्प से, तो हैकेथॉन विल डेफिनेटली हेल्प। that is a practical exposure, या तो कंपनीज डेफिनेटली उसको ज्यादा रेलेवेंस देगी। और आपके पास वो जो हैकेथॉन सर्टिफिकेट या हैकेथॉन का जो भी आपके पास लेट्स से एक अचीवमेंट है, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करवाएगा। राइट। सो सर, क्या आपने कभी हैकाथॉन्स अटेंड करे हैं? मैंने हैकेथॉन्स अटेंड किए हैं, मैंने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट भी किया है और वहाँ पर मैंने खुद भी चीज़ें बिल्ड की है, और उन चीज़ों को बिल्ड करके ही मुझे ये समझ में आया कि अच्छा दिस इज द पाथवे जो फॉलो करना चाहिए, सो दैट Right. कि आपके स्किल्स थोड़े से अच्छे से बूस्ट अप हो सके। Right, practical learning is altogether a different exposure. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज लर्निंग द फुल स्टैक, Yeah. आई यूज्ड टू टीच मैथ्स। तो जब मैं मैथ्स पढ़ाता था तो जिनके यहाँ मैं मैथ्स पढ़ाता था उनके पास में एक प्रॉब्लम थी कि ही वांटेड टू सेल समथिंग ऑनलाइन। तो मैंने वो जो लर्निंग या फुल स्टैक जो सीखा था, उस फुल स्टैक से मैंने अपना फर्स्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए ट्राई किया कि जितना मुझे आता है उसी से मैं पूरा एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाऊं। Yeah. तो वहीं से मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाया और वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैंने एक सॉल्यूशन जो है वो उनको बना के दिया। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। सेम मैंने हैकेथॉन्स में जब हैकेथॉन्स अटेंड किए तो सेम चीज मैंने वहां भी की है Right. कि उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया दैट यू रिसेंट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज ऑन एन ई-कॉमर्स, सो कुड यू एड्रेस सम प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड एंड देन यू नो सॉल्व्ड इट, और वो चैलेंजेस किस तरह से आपने ओवरकम किए? सो क्योंकि पद्धति मैंने एक फाउंडेशन कोर्स किया हुआ था, हाँ जी। तो फाउंडेशन कोर्स एज इन कि आपको बहुत बेसिक्स चीज़ें सीख लिया आपने। अब आप जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ोगे वैसे एडवांसमेंट की तरफ जाओगे। बट मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि पूरा फुल फ्लेजेड लाइव जाने वाला है। तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आए। बहुत सारे चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज ये था कि ई कॉमर्स को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारा डेटा वहाँ पर मैनेज किया जाता है। तो उस डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया जाए, फिर कैसे जो कार्ड सिस्टम्स हैं उनको बनाया जाए। अब वो कार्ड सिस्टम किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज हो पाए आपके मोबाइल डिवाइस पे भी, आपके लैपटॉप पर भी, किसी भी डिवाइस पे भी, वो भी एक चैलेंज था। फिर अगेन कुछ कुछ और चैलेंजेस हमेशा आते रहते थे जब भी मैं एक नया फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करता था। राइट। तो क्योंकि उस टाइम पे एआई नहीं था, तो ओनली ऑप्शन आई हैड कि स्टेक ओवरफ्लो पे जाओ और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डालो या गूगल पे अपनी प्रॉब्लम डालो और वहाँ से सॉल्यूशन जो मिलते हैं वो ट्राई करो। आज की डेट में चैट जीपीटी हमें वो सॉल्यूशन दे देगा जो काम करता है, राइट। बट वो सॉल्यूशन हमें तब नहीं मिल सकते थे। राइट। सो चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं, हर फेज में चैलेंज रहते हैं। आज अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा है तो उसके लिए अलग चैलेंजेस होंगे, लेकिन उनको ओवरकम करने का दो ही सिंपल से तरीके हैं। पहला, यू कैन नॉट गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर चैलेंज, एंड दूसरा है कि आपने अब क्योंकि गिव अप नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि चलो ठीक है मुझे इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन मिल गया, लेकिन आगे और प्रॉब्लम आएगी, मतलब उस प्रॉब्लम पे मैंने गिव अप नहीं किया बट आगे तो और प्रॉब्लम आएगी तो मैं अभी रुक जाऊं और नया कुछ ना बनाऊं, वो नहीं हो सकता। यू नीड टू कीप ऑन गोइंग, बस प्रॉब्लम्स आएगी सॉल्यूशन करो और फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहे। तो सर, जैसे आपने बताया कि उस जमाने मतलब 2 इयर्स डाउन द लाइन हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी आप खुद सॉल्व करते थे विद दिस एटीट्यूड ऑफ दैट आई डोंट हैव टू गिव अप एंड आई विल सॉल्व इट। We are in this generation जहाँ पे ChatGPT is solving everything for us. So for the full stack developers in today's age who are facing such problems, आप क्या उन्हें टिप देना चाहेंगे कि this is how you can use ChatGPT or this is how you can use AI
So that is gonna help you out in solving your problems. सो ये सिंपल सी चीज़ें पता थी कि आज की डेट में हर पर्सन को, नॉट जस्ट फुल स्टैक डेवलपर, हर पर्सन को एआई यूज करना आना चाहिए। Right. तो अब जब एआई को यूज करना हर पर्सन को आना चाहिए तो वेब डेवलपर को भी आना चाहिए। वेब डेवलपर्स कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको 3 पॉइंट्स में हम बात करते हैं। फर्स्ट, वेब डेवलपर रिपीटेड कोड जो है वो खुद ना लिखे और एआई से जनरेट करवा ले। सेकंड, जहां पर भी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहता है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके, वो एआई को यूज करे। एंड थर्ड थिंग इज कि वो अपने कोड को कहीं पे अगर चेक करवाना है या कोड के डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है तो वो एआई से करवा ले। जैसे अगेन गोइंग बैक टू 2 और 3 इयर्स, जहाँ पर ये होता था कि हमने एपीआई को अगर डेवलप किया तो उस एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन को भी हम खुद ही डॉक में टाइप करेंगे। तो बीइंग अ डेवलपर मैं उतना प्रोफाउंड तो हूँ नहीं कंटेंट लिखने में, बट मैं खुद ही वो कंटेंट लिख रहा हूँ कि अच्छा ये एपीआई ऐसे काम करती है। बट आज के डेट में क्या है, मैं अपना कोड चैट जीपीटी को दूंगा, वो मुझे मुझसे अच्छी एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा। सो देयर आर थ्री थिंग्स ओनली। फर्स्ट, कि आप क्या करोगे, चैट जीपीटी से रिपीटेड कोड जनरेट करोगे। सेकंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। थर्ड, जितनी भी चेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से, गूगल की जेमिनाई से या कहीं से भी आप करवा सकते हो। Right, very interesting insight, because in today's day and age, you gotta adapt to what ChatGPT is offering you. Yeah. So full stack developers can also do that. Everyone must do that. Everyone, right. तो सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ChatGPT हमारी इस तरह से हेल्प कर सकता है. Yeah. That is in today's day and age. आज हम बात कर रहे हैं, but then ChatGPT is evolving like anything. AI is evolving like anything. So in the future, is it gonna like take up my job? So मेरा आंसर रहेगा पद्धति yes. Okay. If you don't learn AI, Okay. मतलब it will take your job. If you don't learn, how will AI do your job? Right. तो अगर आपने ये सीखा ही नहीं कि एआई की हेल्प से अपना काम कैसे करवाना है, तो ऑब्वियसली आप जो काम करते वो जाएगा। एंड आज की जो डेट है उसमें एआई कोई भी डीप स्किल को अभी फिलहाल नहीं रिप्लिकेट कर पाया है। डीप स्किल का मतलब होता है जहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर कुछ नया इवॉल्व करना होता है। तो एआई अभी डीप जो स्किल्स होते हैं या जो डीप जो टास्क होता है उन पे नहीं आ पाया है। तो आज की डेट में तो वो जॉब नहीं ले जा सकता आपकी, बट वो बंदा जिसने एआई को सीख लिया वो आपकी जॉब 100% ले सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। आज भी, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल। लेट्स से मैं कोई डेवलपर को इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आई विल एक्सपेक्ट कि वो मुझे ना एआई के अराउंड भी अपने पोर्टफोलियोज में बताए कि सर ये मैंने ऐसे जनरेट करवाया था, ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने एआई की हेल्प ऐसे ली थी। एवरीवन वांट्स दैट, बिकॉज मुझे वो डेवलपर चाहिए जो कि फटाफट कोड लिखे और मेरी टाइमलाइन को रिड्यूस करे, रादर देन वो डेवलपर जो ये बोले कि नहीं मुझे एआई नहीं आता, मैं तो खुद ही बैठ के 5 घंटे लगाऊंगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। दैट इज गुड कि आपके पास में वो नॉलेज है, बट वो कंपनी के लिए तो उतना बेटर नहीं है क्योंकि आपने 5 आवर्स ले लिए। रादर देन दैट आप 1 घंटे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते यूजिंग एआई। मेक सेंस। सो दैट इज द नीड ऑफ द टुडे, राइट। सो सर, ऐसे कौन कौन से एआई टूल्स है जो एटलीस्ट आज एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को आने ही चाहिए नो मैटर व्हाट? सो पता थी बहुत सारे टूल्स हैं जो एआई के हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट मैं आपको 4 या 5 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज गिटहब कोपायलट, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को थोड़ा सा इजीली लिख पाते हो और वो आपको ऑटो सजेशंस दे देता है। सेकंड इज चैट जीपीटी, जहाँ से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो कोड को या कुछ हेल्प ले सकते हो। थर्ड इज ओपन एआई कोडेक्स, जहाँ से आप बैकएंड स्क्रिप्ट्स को जनरेट करवा सकते हो। फोर्थ इज विक्स एडीआई, जहाँ से आप अपने फ्रंट एंड के कोड को जनरेट करवा सकते हो। एंड फिफ्थ इज टैबलाइन, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो या ऑटो सजेशंस निकाल सकते हो या थोड़ा अपनी कोडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ 5 टूल्स हैं। वैसे आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मिलेंगे कि एक वेब डेवलपर को पता होना चाहिए, और हर रोज एक नया टूल आ रहा है, तो इट इज गुड कि कुछ बेसिक टूल्स तो आपको पता ही हो पहले। Right. So, sir, this year is almost about to end, and we are gonna enter into 2025 very soon. So, could you tell us some upcoming trends that are gonna come into the market? So, as per today's need, सबसे पहली चीज जो मार्केट में आएगी या धीरे धीरे आ रही है, दैट इज एआई ड्रिवन बैकएंड। सो एआई ड्रिवन बैकएंड सिंपली मीन्स कि एक वेब डेवलपर को एआई बनाना नहीं सीखना है, मतलब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है या किस तरीके से उसका कोड लिखा जाएगा, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ नहीं सीखनी है। वेब डेवलपर नीड टू लर्न हाउ टू इंटीग्रेट एआई इन द बैकएंड, बस ये पहली चीज सीखनी है।
फॉर एग्जाम्पल WS क्यूबटेक की वेबसाइट पे कोई यूजर आया और उस यूजर ने बोला कि आई एम इंक्वायरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर XYZ कोर्स या दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अब इस प्रोग्राम के अराउंड उसके बहुत सारे FAQs होंगे। अब वो FAQs जो है वो AI ड्रिवन बैकएंड आंसर कर पाए। तो अब जनरली आज भी ऐसा होता है कि कई सारे चैटबॉट्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, चैटबॉट को कुछ फिक्स क्वेश्चंस के फिक्स आंसर्स बता देते हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि फिक्स क्वेश्चंस नहीं होंगे। जैसे चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं पूछता हूँ, वैसे ही कोई wscryptech.com पे आएगा और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, जो भी उसको पूछना है, एंड द बैकएंड विल बी आंसरिंग दैट। सो इसमें क्या होगा कि WS क्यूबटेक का जो बैकएंड है वो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड होगा और इस तरीके से रेग एप्स बनेंगे। रेग एप्स एज इन वो एप्लीकेशंस जो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने बैकएंड को, अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी जीपीटी से कम्युनिकेट करने का एक पाथवे बना के दो। तो AI ड्रिवन बैकएंड इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज API फर्स्ट अप्रोच, जहां पर APIs बनाई जाएगी और उसी से सारे काम होंगे। एंड थर्ड इज एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग एज इन कि हर चीज को कंप्यूट करने के लिए, हर चीज के कैलकुलेशन के लिए बैकएंड पे ना जाना पड़े, वो क्लाइंट साइड पे ही, यानी आपके मोबाइल के ब्राउजर में हो जाए, मेरे मोबाइल के ब्राउजर में हो जाए, मेरे लैपटॉप के ब्राउजर में हो जाए। दिस इज व्हाट एज कंप्यूटिंग मीन्स। तो ये मैंने कुछ आपको 2-3 ट्रेंड्स बताए, और ट्रेंड्स तो एक ऐसी चीज है जो हर रोज सुबह एक नया ट्रेंड आ सकता है। राइट। सो सर, व्हाट हैपेंड टू Web3? ये काफी हाइप में था ना? या एक्चुअली देखो, Web3 एक ऐसी चीज है जो 100% एडॉप्शन नहीं हो पाया फिलहाल। जिसका नहीं होने का रीजन ये है कि Web3 एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर ही नहीं सकती, बिकॉज उसमें बहुत सारे सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा Web3 की अगर मैं बात करूँ तो Web3 सिंपली मीन्स कि योर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। एक डेटा आपके घर पे स्टोर्ड है, एक डेटा मेरे घर पे स्टोर्ड है, एक डेटा XYZ किसी के भी घर पे स्टोर्ड है। 5 लोग मिलके उस डेटा के ओनर है, नॉट अ सिंगल पर्सन। सो दैट मीन्स मेटा इज नॉट द ओनर ऑफ योर व्हाट्सएप चैट, और फेसबुक इज नॉट जस्ट द ओनर ऑफ एवरीथिंग दैट इज ऑन फेसबुक। 50 लोगों के पास वो थोड़ा थोड़ा डेटा रखा हुआ है। अब इस तरीके के अप्रोच को इंप्लीमेंट करना Web3 का कंसेप्ट था, या Web3 का कंसेप्ट है, और इसको इंप्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए वहाँ पे। सो इसीलिए Web3 आज भी मार्केट में तो है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी बातें नहीं चल रही है, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बट उतनी हाई अडॉप्शन नहीं है फिलहाल उसकी। ओके। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि AI इज गोना बी समथिंग जो आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. Yeah. And that was all about the trends that the audience wanted to know. If there are any more, you can please comment down in the comment section below. So moving further, there are some myths जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं. Yeah. So quickly moving on to the mythbusters that we have. ठीक है। The first myth that we have received is you need to be a math genius. So you need not to be a math genius to become a web developer, because वेब डेवलपमेंट सिर्फ मैथ्स के अराउंड नहीं चलती है, सिर्फ लॉजिक्स के अराउंड नहीं चलती, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। तो मैथ्स जीनियस होना नीडेड नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत आपको मैथ्स आती हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, myth or a fact, you need to learn programming language. नॉट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे लेट से मैंने बोला जावा सीख लिया आपने, तो अब जावा के बेस पे आप अपना फुल स्टैक बना सकते हो। जावा स्क्रिप्ट सीख ली अगर आपने, तो जावा स्क्रिप्ट के बेस पे आप फुल स्टैक बना सकते हो। तो यू नीड टू लर्न एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ गुड वे। Okay, myth or a fact, it takes years to build your first website. इट डज नॉट टेक ईयर्स, क्योंकि आप अपनी पहली वेबसाइट तो अपना जो पहला प्रोजेक्ट बना रहे होगे तभी बना चुके होगे। Right. बट हाँ, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड ईयर्स, जिसमें धीरे धीरे वो चीज़ इवॉल्व होगी। Okay, myth or a fact, web development is all about coding. It is not just all about coding. It is about technical skills. It is about soft skills. It is about critical thinking. It is about problem solving and design sense. So web development is a mixture of all these things. So it is a myth. Okay. Front-end development is easier than back-end development. क्योंकि इसका आंसर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रंट एंड इज इजी, एक्चुअली दिस इज फैक्ट। क्यों इजी है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बैक एंड हार्ड है, इसीलिए फ्रंट एंड इजी है। Got it. Okay, myth or a fact, once you learn to code, you are set for life. ये एक फैक्ट भी है और मिथ भी है। फैक्ट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली वंस यू लर्न टू कोड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी एंड यू आर सेट फॉर लाइफ।
बट अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने आप को, इवॉल्व नहीं किया, देन यू आर नॉट सेट फॉर लाइफ. यू नीड टू इवॉल्व. मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि अब टेक्नोलॉजी में क्या आने वाला है. जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ एआई ड्रिवन बैकएंड की, तो सूनर और लेटर मुझे सीखना पड़ेगा कि एआई ड्रिवन बैकएंड कैसे काम करता है, नहीं तो फिर आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस एरा. Right. Myth or a fact, web development is a solo job. इट इज नॉट, बिकॉज एटलीस्ट 2 डेवलपर्स की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, फ्रंट एंड बैक एंड. So all the companies who thinks कि एक डेवलपर उनका पूरा काम कर सकता है, that's not true. बट कर सकता है, लेकिन Okay. टाइमलाइन बढ़ेगी. Okay. मतलब ऑब्वियसली अगर एक ही डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाएगा तो वो टाइमलाइन ऑब्वियसली बढ़ाएगा. Right. So sir, now we come to a very interesting segment which is rapid fire. So you gotta Okay. answer as fast as possible. ठीक है. Okay. First, front end या back end? फॉर मी इट इज बैक एंड ऑलवेज. Okay. Best framework, React या Angular? अकॉर्डिंग टू टुडेज ट्रेंड्स, रिएक्ट. Okay. Freelancing या full time? दोनों ही कर सकते हो. Okay. Remote work या office job? एज अ बिगिनर इट शुड ऑलवेज बी ऑफिस जॉब. Okay. More learnings? या Okay. Favorite coding resource? फेवरेट कोडिंग रिसोर्स इज internet.com. मतलब एवरीवेयर इन द इंटरनेट आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हो, बट आप हमारे चैनल पे भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो. Nice. Best platform for learning? समवेयर जहाँ पर आपको गाइडेड लर्निंग मिल रही है, आप प्रोजेक्ट बेस्ड जहाँ पर लर्निंग हो रही है, Hmm. तो आप डॉक्यूमेंटेशन से भी चीजें पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बेस्ड ट्यूटोरियल से भी चीजें पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो. बट बेस्ट लर्निंग रिसोर्स वही है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है. Right. So you guys can also refer to WS Cube Tech's practical learning course क्योंकि वहाँ पर आपको एक proper guided session मिलेगा. And thank you so much, sir. That was a wrap from our end. And it was a pleasure having this conversation with you. We got a lot of insights, lot of interesting approach towards how AI is going to take over or how AI is going to help in the future. So it was a really great session. I hope Thank you you, liked it Pradati. too. क्वेश्चंस भी आपके बहुत अच्छे थे. आई होप इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनसे लोगों को कुछ पाथवे मिल पाएगा एंड दे विल बी एबल टू लैंड समवेयर. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, Thank you so much.